आज की ये वीडियो खास स्किल प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा किस कंट्री में इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं, वो भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम के तहत, और हासिल कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी एक हाई क्लास कंट्री में विथ मिनिमम IELTS बैंड रिक्वायरमेंट एंड easily achievable eligibility criteria. So watch this video till the end and do not forget to subscribe our YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Masma Khan and you are watching Superior Consulting YouTube channel. आज हम बात करने जा रहे हैं स्किल प्रोफेशनल्स के ऊपर अदर देन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड। ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पे आप मूव कर सकते हैं पॉइंट बेस्ड सिस्टम के तहत, ना कि सिर्फ आप मूव कर सकते हैं बल्कि आपकी फैमिली भी माइग्रेट कर सकती है आपके साथ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट मिस्टर आदित्य। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजली स्केड्यूल में से टाइम निकाला आज, और आज हमारे साथ आप मौजूद हैं। थैंक यू आप सबका भी कि आप मुझे मौका देते हैं बात करने का अहम टॉपिक्स के ऊपर, तो थैंक यू वेरी मच फॉर यू एज वेल। सर, जैसा कि मैंने अभी इंट्रो में हमारे व्यूअर्स को बताया कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अलावा ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम के तहत जो है हम मूव कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। जी बिल्कुल मौजूदा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम अपने पिछले वीडियो में भी एक बात कर चुके हैं, एक हमने वीडियो की थी बैकअप प्लान की। एक ऐसी कंट्री है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ सच एज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके अलावा भी इमिग्रेशन देती है, और उसके ऊपर चूँकि वो निगलेक्टेड है इन अ सेंस कि लोग हर वक्त जो है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा की तरफ ही देखते हैं, और वजह है क्योंकि वो एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है और उसके पासपोर्ट की बड़ी वैल्यू है, लाइफस्टाइल एंड जो बेनिफिट्स जो वो अवेल करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो हजरात जो कि ख्वाहिशमंद भी होते हैं, अप्लाई भी करते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को, लेकिन वो वेटिंग में हैं, या उनका सिलेक्शन नहीं होता, या जो है वो वीज़ा हासिल नहीं कर सकते हैं। तो अब वो क्या करें? अब वो एक ही बत्ती के पीछे तो नहीं लगे रह सकते कि भाई ट्रक की बत्ती है उसके पीछे लगे हुए और वो उनका कोई भी काम नहीं हो रहा। वो ऐसे हजरात के लिए फिर ऑप्शंस हैं कि उन्हें माइग्रेट ही करना है फ्रॉम देयर ओरिजिन कंट्री, तो फिर वो ऐसी कंट्री को भी देखें जहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है और पीसफुल एनवायरनमेंट है। ये दो बहुत अहम जो है फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इंसान डिसाइड करता है कि वो अपने और अपनी फैमिली के साथ मूव करे जहाँ पर आपकी प्रॉस्पेरिटी हो। तो ये जो कंट्री है वो एशिया में है और चाइना का एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। सब जान चुके होंगे कि वो है हांगकांग। हांगकांग जो है वो एक बड़ी हाई स्टैंडर्ड और हाई टेक कंट्री है, बेटर देन आप कहना चाहिए कि दुबई, क्योंकि टूरिज़्म उसका बहुत हाई है। ये कंट्री बेसिकली डिपेंड ही करती है 4 मेन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, जिसमें नंबर 1 टूरिज़्म है, देन उनका ट्रेडिंग है, देन उनका लॉजिस्टिक है, एंड देन उनके पास जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो प्रोफेशनल सर्विसेज भी होती हैं। ये 4 मेन इंडस्ट्रीज़ हैं और इसी में लोग बहुत ज़्यादा जॉब्स और अपना बिजनेस को जो है वो फ्लरिश कर सकते हैं। तो ये कंट्री इस वक्त तक निगलेक्टेड है, लोग अप्लाई नहीं करते और उसका जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी नहीं लेना चाहते हैं, चूँकि नॉलेज ना होने की वजह से, एक्सप्लोर ना करने की वजह से, और एक ही शिफ्ट में देखने की वजह से, और उसकी वजह से वो टाइम अपना जो है वो लॉस हो जाता है उनका, और वो टाइम निकल जाता है जिस एज पे उनको इमिग्रेशन हासिल करनी थी, और वो फैमिली चूँकि आपकी रेज और बड़ी हो रही होती है, तो फिर वो आपके ऑप्शंस आपके हाथ से निकल जाते हैं। तो हांगकांग को जो है वो कंसिडर करना चाहिए। ब्रिटिश चाइना है, फ्री पोर्ट है, तो इसलिए आपके बिज़नेस के ख़ास तौर पे मौक़े बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हाई टेक प्रोफेशनल्स हैं, लाइक इंजीनियर्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के में हैं, और इसी में जो इंडस्ट्री मैंने अभी बताई है, इनमें जो भी प्रोफेशनल्स रेलिवेंट हैं वो हजरात ईज़िली जो है इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। तो हांगकांग जो है बता जी बिल्कुल जैसे आपने बताया कि जो हजरात ईजिली माइग्रेट कर सकते हैं, जिसमें IT प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं हमारे पास। सो सर ये बताइए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑब्वियसली अगर कोई भी मूव करेगा तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्किल इमिग्रेशन के लिए है तो फैक्टर्स तो सेम ही हैं ऑलमोस्ट, वही एज है, वही क्वालिफिकेशन मैटर करती है, लैंग्वेज असेसमेंट मैटर करता है, एक्सपीरियंस मैटर करता है, स्पाउस जो मैरिड है जो है उनकी क्वालिफिकेशंस और लैंग्वेज जो है वो मैटर करती हैं। इन एडिशन टू दैट जो इम्पॉर्टेंट है फैमिलीज़ के लिए, जो फैमिली वाले जो अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड में ये ऑप्शन नहीं है। जिन हजरात के जो किड्स हैं 1 2 3, तो हांगकॉन्ग क्या करता है इस पॉइंट बेस्ड सिस्टम में किड्स पे भी जो है वो 1 से लेकर 2 तक जो है वो किड्स के ऊपर पॉइंट्स 10 पॉइंट्स तक वो दे रहा होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के जो पॉइंट्स हैं एलिजिबल होने के लिए हांगकॉन्ग इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए वो 80 पॉइंट्स हैं, और वो बेस करते हैं यही जो मैंने कहा कि एज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और लैंग्वेज वगैरह के ऊपर। तो 80 पॉइंट्स नॉर्मली करने, बट द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज़ कि ये स्किल इमिग्रेशन तो है लेकिन ये क्वालिटी माइग्रेंट है। इस प्रोग्राम का नाम भी क्वालिटी माइग्रेंट एडमिशन स्कीम है कि ये उन स्किल वर्कर्स को जो है वो प्रेफर करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और नॉमिनेट करते हैं। चूँकि हर इमिग्रेशन जो भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम है इस वक्त दुनिया में वो बैलेटिंग के ऊपर है, तो ये भी बैलेटिंग पे ही है। बट द डिफरेंस बिटवीन द स्किल इमिग्रेशन एंड द हांगकॉन्ग स्किल इमिग्रेशन इज क्वालिटी माइग्रेंट। दे आर लुकिंग फॉर क्वालिटी पीपल कि क्वालिटी इन अ सेंस के अगर हम मवाजना करना जाए स्किल के अंदर कि ये आपसे कह तो रहे हैं कि आप 4 इयर्स बैचलर्स आपके पास है, आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप 40 इयर्स बिलो हैं और 45 इयर्स बिलो है तब भी आप पॉइंट्स बना सकते हैं। कनाडा में आपके 40 और 40 से प्लस के ऊपर आपके बड़े मुश्किल हो जाती हैं पॉइंट्स बनाने। इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस 2 साल से लेकर 10 साल का एक्सपीरियंस है, स्पाउस आपकी क्वालिफाइड है, तो आप इजीली, बड़ी इजीली आप जो है ना पॉइंट्स 80 बना लेते हैं। और वेराज मैंने कहा कि अगर कोई फैमिली वाला है और वो 60-70 पॉइंट्स पे भी अगर है तो उसको 10 और 5 to 10 पॉइंट्स वहाँ पर अपने किड्स के भी मिल जाते हैं। तो मौका बहुत अच्छा है, 80 पॉइंट्स बना सकते हैं, बट स्टिल 80 पॉइंट्स बनाने वालों में भी मवाजना होगा कि क्वालिटी माइग्रेंट कौन है, और क्वालिटी माइग्रेंट उसकी ग्रोथ से देखा जाएगा, उसको जो कैरियर ग्रोथ है वो बेसिकली जज होगा। उसके लिए आपने डॉक्यूमेंटेशन में आपने मेहनत करनी होती है, टेक्निकली और स्मार्ट मूव अपने करने होते हैं कि मैं अपने जो ग्रोथ है उसको किस तरीके से शो करूँ कि जिसमें अचीवमेंट्स नज़र आए। जहाँ उनको अचीवमेंट नज़र आएगी, ग्रोथ नज़र आएगी, बहुत फ्रीक्वेंट ग्रोथ है आपकी और बहुत तेज़ी के साथ आपने अपने कैरियर में ग्रोथ किया है और आपके पास क्वालिफिकेशन ग्रेड्स बहुत अच्छे थे, उनको वो नॉमिनेट करते हैं। और इसमें अंदर बैलेटिंग पर मंथ नहीं होती है, ये क्वार्टरली होती है, ईयर में 4-4 महीने के फासले से आपको जो है वो बैलेटिंग होती है, उसमें सिलेक्शन होता है और इस तरीके से आपको नॉमिनेशन मिलती है। सही सर, जैसे कि कनाडा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो प्रोफाइल आपकी वैलिड रहती है विच इज जी। सो हांगकॉन्ग की मुवाजने में अगर बात करें तो कितने टाइम में वैलिड रहती है? बेसिकली तो यहाँ पर ये है कि आप सिर्फ बैलेटिंग के अंदर रहते हैं, क्योंकि हर साल भर मिनिमम इसका भी एक टेन्योर होता है कि साल भर के अंदर आपको फिर री इंटर आपको करना होगा। तो आप 4 महीने इट मीन्स 3 बैलेटिंग्स के ऊपर आप जो है वर्कआउट कर सकते हैं। बट बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कनाडा की तरह और हांगकॉन्ग भी जो है वो कोई फ़ीस चार्ज नहीं करता। जब आपको फ़ीस कोई चार्ज नहीं हो रही तो आप इजीली, अगर आप कनाडा में भी वेट कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया में भी आपका केस फंसा हुआ है, तो आप हांगकॉन्ग में भी अपनी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, बिकॉज कोई चार्जेस गवर्नमेंट जो है वो नहीं ले रही फॉर इमिग्रेशन एप्लीकेशन। हाँ, एक चार्जेस है कनाडा की तरह, कनाडा भी जो है वो कर लेता है कि क्वालिफिकेशन असेसमेंट कराता है। इसी तरीके से हांगकॉन्ग भी चाहे तो, ये मैंडेटरी हर किसी पे नहीं होता, जिसको वो चाहते हैं और मैक्सिमम तो वो देते ही हैं लोगों को कि वो अपनी जो है एप्लीकेशन सबमिट कराने के बाद कहते हैं लोगों को कि क्वालिफिकेशन असेसमेंट की रिपोर्ट हमें दें, जो कि HKCCA जो उनकी बॉडी है उससे होती है। तो सिर्फ क्वालिफिकेशन असेसमेंट की फ़ीस में अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 30,000 to 35,000 रुपीज़ बनती है, वो आपने सिर्फ पे करना होता है, दैट्स इट, इसके अलावा नहीं। उसके बाद अगर जब आपको अप्रूवल इन प्रिंसिपल भी मिल जाता है तब भी आपकी जो फ़ीस है वो 4-5 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं बनती है। वेयर एज कनाडा जो है वो तकरीबन आपको 1.5 लाख के करीब आपको चार्ज करता है जब आपको अप्रूवल देता है और आपको ITA देता है, तो फिर वो आपको 1325 कैनेडियन डॉलर्स वो जो है वो चार्ज कर रहा होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो आप बड़े बेडर होकर, निडर होकर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जी। और एक ऐसी कंट्री में जहाँ पर जो क्राइम रेट है वो 0 है, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती है, तो ये चीज़ें मैटर करती है आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ऑब्वियसली कंटिन्यू टू दिस सर, ये बताइएगा कि जैसे कि आइल्स की अगर हम बात करें, सबसे मेन रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज आइल्स के एज कम्पेयर हम कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का कंपेरिजन करें तो उसमें वी नीड गुड स्कोर इन आइल्स। तो मुझे बताएं कि हांगकॉन्ग के लिए मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है आइल्स की?
वेल लैंग्वेज असेसमेंट तो है, जैसे मैंने कहा कि सारे फैक्टर्स ऑलमोस्ट वही हैं जो मुख्तलिफ स्किल इमिग्रेशन कंट्रीज़ में होते हैं। बट अच्छी बात यह है कि चूँकि हांगकॉन्ग खुद चाइनीज़ स्पीकिंग मेन लैंग्वेज और कैंटोनीज उनकी जो मेन लैंग्वेजेस हैं, और सेकंड लैंग्वेज पर इंग्लिश है। चूँकि ब्रिटिश ने रूल किया है तो ब्रिटिश कॉलोनी भी कहलाती है, ब्रिटिश चाइना भी कहलाता है ये, तो इंग्लिश बहुत वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है उनकी। तो उसके अंदर वो ये नहीं कहते कि आप बहुत हाई स्टैंडर्ड लाए, आप 5 बैंड टू 6 बैंड, 6 बैंड इज़ द मैक्सिमम लिमिट। तो आप 5 बैंड से लेकर 6 बैंड तक भी अगर आप करते हैं तो आप एलिजिबल भी हो जाते हैं और आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो वो हज़रात ख़ास तौर पर, और उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ये जो है इन्फॉर्मेशन और वीडियो होगी कि वो जो 5 बैंड 5.5 से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और जो 6 बैंड लेकर और 6.5 लेकर बैठे हुए हैं कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो फिर वो हांगकॉन्ग को भी अपने जो है वो पॉकेट में रख सकते हैं, ताकि वो कभी भी जो है ना अगर उनका नॉमिनेशन आ जाए तो उसको ट्रिगर करे और अपनी फैमिली को वो वहाँ पर मूव कर सकते हैं। हमने आइल्स के हवाले से जान लिया। आप मुझे ये बताइएगा कि स्टेप्स जैसे हम फॉलो करते हैं, कनाडा की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली हमें वहाँ पे ECA करवाना होता है, सेम एज हम हांगकॉन्ग के लिए भी टेस्टेशन की तरफ जाएंगे? बिल्कुल एक ही प्रोसीजर है इमिग्रेशन। मैंने कहा ना जैसे कि एप्लीकेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और उसके दौरान में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस चूँकि हम पाकिस्तान से मैक्सिमम केसेस को अप्लाई कर रहे होते हैं तो क्वालिफिकेशन असेसमेंट की रिक्वेस्ट आती है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद होती है। तो फिर एक क्वालिफिकेशन असेसमेंट का एक प्रोसीजर है, वो आपने अडॉप्ट करना होता है, विद इन द प्रोसेस ही वो हो जाता है और आप अप्लाई कर सकते हैं उसको। सर प्रोसेसिंग टाइम की अगर हम बात करें कि यहाँ पे जैसा आपने जिक्र करा कि विद इन अ प्रोसेस ही हो जाता है, कितना स्पेसिफिकली कोई टाइम अगर आप मेंशन करें? देखिए आइडियली तो ये है कि क्वार्टरली इनके राउंड्स होते हैं। लेट्स सपोज एक क्वार्टरली राउंड होने वाला है और हमने 1 महीने पहले एप्लीकेशन सबमिट कर दी, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो है वो अगर आपका स्कोर अच्छा है, आपने बहुत अच्छी एप्लीकेशन बनाई है, आपने क्वालिटी माइग्रेंट होने के ऊपर सारे वो दलाइल आपने दे दिए हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो आपकी सिलेक्शन की इम्कानात बहुत कवी हो गए। देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे मैंने 1 महीने 2 महीने पहले एप्लीकेशन सबमिट की और राउंड आ गया तो मेरा फौरी तौर पर राउंड में सिलेक्शन नाम आ सकता है। तो हम यूँ कहते हैं कि वेरी करता है 4 to 12 मंथ के अंदर। तो विद इन 4 to 12 मंथ ये प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि जब आपको अप्रूवल इन प्रिंसिपल मिल जाता है तो फिर आप अपने पासपोर्ट के लिए सबमिशन करते हैं, वो विद इन अ मंथ और सो आ जाता है। तो अगर किसी का बहुत आइडली सिचुएशन के अंदर हो तो विद इन 4 to 5 मंथ में भी जो है ना वो आप मूव कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग और मेटिकुलस एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करते हैं। और फिर ऑब्वियसली बैलेटिंग है तो बैलेटिंग में आपने इंतज़ार तो करना पड़ेगा। आप अर्ज नहीं कर सकते कि मेरी एप्लीकेशन पहले देखी जाए, समझी जाए, सुनी जाए, ये तो गवर्नमेंट का काम है। लेकिन हमारे ज़िम्मे जो काम है और एप्लीकेंट के जो ज़िम्मे काम है वो ये है कि एप्लीकेशन को अच्छे से अच्छी बनाकर जो है वो सबमिट करें। सर एक जो नॉर्मली हम क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप इम्प्रूवमेंट आइल्स के बैंड को इम्प्रूव करने के लिए आप फ्रेंच कर लें, तो व्हाट विल यू रिकमेंड कि अगर हांगकॉन्ग इमिग्रेशन के लिए आप जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना है तो आई थिंक ये चाइनीज लैंग्वेज जी ऑब्वियसली अगर आप कैंटोनीज इनकी लैंग्वेज है, चाइनीज़ लैंग्वेज है, अगर आप ये करते हैं तो वो एडेड एडवांटेज है। और ये हमेशा एक कहना चाहिए कि आपका ऑल्टरनेटिव रूट मौजूद होता है, जिस कंट्री में भी आप जा रहे होते हैं उसकी अगर आप लैंग्वेज को सीख लेते हैं तो आपको बेनिफिट होता है। और यहाँ पर काफ़ी सारे इदारे हैं जो करवाते भी हैं चाइनीज़ लैंग्वेज वगैरह, तो वो भी आप जो है एडप्ट कर सकते हैं टू बूस्ट अप योर प्रोफाइल, अगर आप हांगकॉन्ग को जो है अपने ऑप्शंस के अंदर रख रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं। सही, बिल्कुल इसी तरह से ये चीज़ भी आई होप कि आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर आउट हो गई होगी। सर अब हम एक अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि ये बताइए कि बैंक स्टेटमेंट के हवाले से या मैं कहूँ कि मेंटेनेंस फंड के हवाले से कितने रिक्वायरमेंट मिनिमम? वेल हांगकॉन्ग ने तो कोई ऐसी बेंचमार्क नहीं दिया है फंड्स के रिक्वायरमेंट पे, जैसे कि हम कनाडा में देखते हैं। कनाडा ने कहा हुआ है कि 13,000 अप्रॉक्सीमेटली कैनेडियन डॉलर आपके पास होने चाहिए अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं, और इसी तरीके से आप जो है ना वो एडप्ट करते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। हांगकॉन्ग में ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं, वो कहते हैं सफिशिएंट फंड्स हो, और वो वेरी करते हैं कि ना $5,000 भी हो सकते हैं US डॉलर्स, $10,000 भी होता है, स्काई इज़ द लिमिट है। लेकिन उसकी बेस के ऊपर वो आपको अप्रूवल नहीं कर रहे हैं, वो अप्रूव कर रहे हैं आपकी क्वालिटी एप्लीकेशन के ऊपर और आपके हाईली स्किल्ड जो है वो प्रूव करने के ऊपर। अगर आप हाईली स्किल्ड अपने आप को प्रूव कर देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सिलेक्शन के अंदर आ जाएगी। तो ये मेन क्राइटेरिया है। फंड्स एज सच मैटर नहीं करते हैं अगर किसी के पास, क्योंकि इतना फंड तो वैसे भी होता है किसी जगह पर आप मूव कर रहे हैं और आप कहें कि यार बिल्कुल भी मेरे पास $1,000 भी नहीं है, $500 भी नहीं है, तो आप वहाँ जाकर रहेंगे कैसे, अकोमोडेशन कैसे करेंगे? दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट आपको अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करती और आपको फूड भी नहीं कोई प्रोवाइड करता। तो मैक्सिमम क्या आपको प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको हेल्थ
जो है वो प्रोवाइड अच्छी की जा सकती है, आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है, लेकिन ये चीज़ें उसको करने के लिए आपके पास फंड होना चाहिए। दैट्स द रीज़न वाई वो कह रहे हैं कि हाईली स्किल्ड आए। ये नहीं हो सकता कि कोई मैट्रिक इंटर वाला जो है वो हांगकॉन्ग इमिग्रेशन को अप्लाई करने की कोशिश करेगा, ये नॉर्मल एक बीकॉम या 2 इयर्स क्वालिफिकेशन वाला अप्लाई करने की कोशिश करेगा, उसमें आपको जो है वो कतन जो है सक्सेस नहीं होगी। इसके अंदर मिनिमम बैचलर्स 4 इयर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री या से अबव डिग्री होना चाहिए, और आपका कैरियर बड़ा शानदार, मिनिमम अगर 2 इयर्स भी अगर है कैरियर किसी का, लेकिन वो इतना अच्छा हो, अगर कोई सवाल ये कर भी दे कि 2 इयर्स में वो क्या कर लेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने 1 साल की परफॉर्मेंस पे भी उनको अचीवमेंट मिल जाती हैं, उनको रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। और साथ में ये भी देखा जाता है कि बैक ऑफ द क्वालिफिकेशन एक ऐसा शख्स है जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और उसको गोल्ड मेडल मिल जाता है, स्कॉलरशिप मिलती है, उसके ग्रेड्स हाई होते हैं, वो जब स्टेप इन करता है कैरियर के अंदर, तो ऑब्वियसली उसको जो है ना अप्रिसिएशन भी मिलती है, और उसको जो है ना उसकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंसिडर की जाती हैं अप्लाई करने से पहले। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग अस सो मच यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू आवर व्यूअर। सो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से आप हांगकॉन्ग इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो हमें अपनी CVs भेजिए और ना गिव इन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। We'll be right back.